नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम मोदी की अगुवाई में किस तरह से देश विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, इस खबर पर बात करेंगे। साथ ही विशेष चर्चा करेंगे कि अवसरवादी राजनीति और चुनावी हिंसा को लेकर पीएम ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। कोलकाता में G20 की भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक से जुड़ी खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि मणिपुर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी के तल्ख तेवर बरकरार हैं। पाकिस्तान में सियासत किस करवट बैठ रही है, इसकी भी बात करेंगे। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत से भी जुड़ी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रेरणा और प्रगति एक साथ जुड़ते हैं तो नए युग की होती है शुरुआत। पहले चुनावी मौसम के साथ आती थी योजनाएं, अब हर वर्ग और समाज को विकास योजनाओं का मिलता है लाभ। संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में रखी नींव। कहा, जब हमारी आस्थाओं और पहचान को मिटाने की हो रही थी कोशिश, तब रविदास जी ने पराधीनता को बताया था सबसे बड़ा पाप। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीएमसी सरकार पर खूनी खेल खेलने का लगाया आरोप। भाजपा की क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को किया संबोधित, मतदाताओं को धमकाने का भी लगाया आरोप। टीएमसी ने आरोपों से किया इनकार। कोलकाता में G20 की भ्रष्टाचार रोधी मंत्री स्तरीय बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का संदेश। कहा, भ्रष्टाचार का असर गरीब वंचित तबकों पर सबसे ज्यादा। भ्रष्टाचार से लड़ना हमारी जिम्मेदारी। आर्थिक भगोड़ों पर नकेल कसने के लिए बनाया कानून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीधाम में इफ्को नैनो डीएपी संयंत्र का किया शिलान्यास। कहा, देश को एक बार फिर हरित क्रांति की जरूरत। कच्छ में बीएसएफ के मूरिंग प्लेस की रखी आधारशिला। विभिन्न परियोजनाओं का किया ई लोकार्पण। बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को बताया उकसाने वाला बयान। अधीर रंजन चौधरी पर भी साधा निशाना। कहा, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए है संसद। अपनी बात रखने के साथ सत्ता पक्ष को भी सुनना है जरूरी। पाकिस्तान को मिला कार्यवाहक प्रधानमंत्री। बलूचिस्तान से संसद अनवर उल हक काकड़ चुनाव तक निभाएंगे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। अनवर के नाम पर विपक्ष ने भी जताई सहमति। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। भारत मलेशिया के बीच एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद। भारत 3 बार रह चुका है चैंपियन। मलेशिया की पहली बार खिताब अपने नाम करने की होगी कोशिश। और शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश विकास के साथ साथ विरासत को भी किस तरह से सहेज रहा है, उसे संरक्षित कर रहा है, इसकी बानगी आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो वहीं संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन किया और स्मारक का शिलान्यास भी किया। संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी।
संतों की कृपा से मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है। आज मैंने शिलान्यास किया है, लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। बड़तुमा सागर मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास का बनने वाला भव्य स्मारक सामाजिक समरसता, देश की प्रगति और सबका साथ और विश्वास का प्रतीक होगा। ये 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11 एकड़ में बनकर तैयार होगा। 14वीं सदी में जन्मे संत ने सामाजिक बुराइयों से घिरे लोगों को एक नई किरण दिखाई थी। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रविदास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। सागर में आधुनिक इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग का दोहरीकरण, नेशनल हाईवे पर 2 मार्गों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि से प्रेरित मौजूदा केंद्र सरकार सामाजिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। बीते 9 साल में जनधन, स्वच्छ भारत, टीकाकरण अभियान, नल से जल, आवास योजना, एकलव्य स्कूल जैसे अनेक योजनाओं से सीधे लोगों तक लाभ पहुंचाया गया है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी, वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो, हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। प्रधानमंत्री ने बताया कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के समय भी कैसे देश ने 80 करोड़ लोगों के अन्न की व्यवस्था सुनिश्चित की। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विकास के साथ साथ देश विरासत को भी सहेज रहा है, संरक्षित कर रहा है। गौरवशाली अतीत में गुमनाम रह गए विभूतियों को भी अब उचित सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि सबका साथ और विश्वास के साथ विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जरूर हासिल किया जाएगा। सागर से अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास का बनने वाला भव्य स्मारक सामाजिक समरसता, देश की प्रगति का प्रतीक होगा। इस पर हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने कार्यक्रम में आए संतों से विशेष बातचीत की। सागर के बड़तुमा में आज ऐतिहासिक दिन रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत शिरोमणि संत रविदास जी के लिए भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। और इस विशेष कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट आमंत्रित संतगण हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये बताएं कि ये कितनी बड़ी कार्यांजलि है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्र द्वारा संत शिरोमणि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति संत होते हैं। देश में कठिन समय पर संतों ने ही, इतिहास साक्षी है, संतों ने ही विशेष सहयोग योगदान दिया है।
और जब तक समाज में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास वर्धन नहीं होगा तब तक एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं हो सकता। इसी दिशा में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही प्रासंगिक है। संत रविदास जी ने कहते हैं कि जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। सभी जाति पाति से रहित सभी को एक समान मानना, और ये जो मंदिर का कार्य यहाँ शुरू होने वाला है बस इतना ही है कि प्रभु के चरणों में सब जुड़े रहें। किस रूप में जब ये मंदिर बन के तैयार होगा पूरे देश में सद्भाव की धर्म ध्वजा लहराएगा? धर्म, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद अखंडता को जोड़ते हुए रविदास मंदिर मील का पत्थर साबित होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक नहीं 3 बार जाकर काशी में गुरु रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया और ये मील का पत्थर रख दिया। 101 करोड़ रुपए की लागत से सागर के अंदर जो रविदास मंदिर बनना है ये पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम करेगा। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और मुगल काल में हमारे रविदास जी महाराज जी ने भक्ति आंदोलन चला करके और जो सनातन धर्म का जो परचम ले रहा है उसी को वापस दोहराने के लिए आज जरूरत है कि हमें रविदास जी महाराज का ऐतिहासिक मंदिर बना करके यहाँ से पूरे देश में पूरी दुनिया में विश्व शांति का संदेश दिया जाए। इनका मानना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं वो संत शिरोमणि के मूल मंत्रों पर ही आधारित है, जहां पर ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होगा, जहां हर कोई व्यक्ति सशक्त होगा, समाज के हर वर्ग का उन्नयन होगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, बड़तुमा, सागर, मध्य प्रदेश। और न्यूज नाइट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन जाना। अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज G20 भ्रष्टाचार रोधी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता बढ़ाकर ही बदलाव लाया जा सकता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर भ्रष्टाचार को दूर करने के कदम लागू करके बदलाव लाया जा सकता है। The impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. India has a strict policy of zero tolerance against corruption. We are leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of million people in India
have received direct benefit transfers into their bank accounts. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। बैठक में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए तकनीक के महत्व पर खास जोर डाला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक स्तर पर भगोड़े आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण और उनकी संपत्ति की वसूली पर जोर दिया। will have the potential to contribute towards a robust anti-corruption architecture that enables fair, inclusive and equitable growth. Excellencies, the G20 Anti-Corruption Working Group has been leading all these years global efforts for combating corruption, for promoting transparency and accountability, both in public life as well as in the private sectors. बैठक के दौरान मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था को मजबूत करने और आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने की दिशा में कानूनी सहयोग, संपत्ति वसूली और भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों को मजबूत करने के लिए कार्य समूहों के प्रयासों का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विपक्षी दलों की अवसरवादी राजनीति और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के चलन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा प्रहार किया। अवसर था पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक का। इस मौके पर पीएम ने हाल की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए दूसरे विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों और विशेषकर टीएमसी पर करारा हमला बोला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार पर पंचायत चुनावों में खून की होली खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही अंदाज है। इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो, फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। कोई जुलूस निकालने की कोशिश करे तो हमले बोल देना, जानलेवा हमले करना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद जुलाई महीने में संपन्न हुए पंचायत चुनाव भी बीते दौर से अलग नहीं रह सके और इसमें भी जमकर हिंसा का तांडव हुआ। इसे राज्य प्रायोजित हिंसा बताते हुए बीजेपी इसके खिलाफ संघर्षरत दिखी है। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बिना सबूत के आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। अपने संबोधन में पीएम ने हाल की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए दूसरे विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल लोकसभा में चर्चा के दौरान बीच से ही भाग गए। विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिखकर कहा कि वे तत्काल मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं। पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता। देश के गृह मंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो
तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे। दरअसल क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के जरिए बीजेपी न सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जागरूक कर रही है, बल्कि राज्य की ममता सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों और हिंसा की सियासत के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए उत्साहित भी कर रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इससे जुड़ी बैठकों में मौजूद हैं और वो हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों के अलावा हिंसा पीड़ितों से भी विशेष मुलाकात कर रहे हैं। हावड़ा से अनिब्रतों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है, अवसरवादी राजनीति और चुनावी हिंसा पर पीएम का प्रहार। दरअसल यही विषय आजकल राजनीति में छाया भी हुआ है और आज का हमारा विशेष का विषय भी यही है, अवसरवादी राजनीति और चुनावी हिंसा पर पीएम का प्रहार। तो ये विशेष चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, अवसरवादी राजनीति और चुनावी हिंसा पर पीएम का प्रहार। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जो कि टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वागत है आपका। और अनिल कुमार बंसल, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है। और अनिल जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें, जिस तरह से आज के विकास के इस दौर में हिंसा और चुनावी हिंसा का स्थान किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं हो सकता, उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई, लोकतंत्र के लिए आपको लगता है कितना घातक है ये चलन और इस पर रोक लगाया जाना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोग अपनी लोक का तंत्र, जनता अपनी निष्पक्षता से, निर्भीकता से, स्वतंत्रता से अपनी राय व्यक्त कर सके। अगर लोकतंत्र में लोक को स्वतंत्रता नहीं है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो जो आपने आज प्रधानमंत्री जी ने जो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की बात की, तो वो कोई गलत नहीं है, उसमें वाद प्रतिवाद का विषय हो सकता है। जैसे ममता बनर्जी जी ने खंडन किया है कि सबूत और ये सब बातें, पर हकीकत ये है कि चुनाव में वहां हिंसा हुई। हाई कोर्ट ने भी माना उसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और सबने माना और सबने देखा और हत्याएं भी हुई। उसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है। पर चुनावी हिंसा हुई जिसके कारण लोकतंत्र में चुनाव प्रभावित होता है। और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास है बहुत पुराना। पहले वाम मोर्चे का लंबे समय तक शासन रहा, तब भी हर चुनाव में वहां हिंसा होती थी। और अब जब से तृणमूल कांग्रेस का शासन है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, चाहे शहरी निकायों के चुनाव हो, वहां हिंसा लगातार हम देखते रहे, होती रही है। तो यही कारण है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब वहां जो है हस्तक्षेप करते रहे हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती हुई इस बार, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, केंद्रीय बलों की तैनाती में परेशानी क्या है आपको। तो ये जो समस्या है, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती और ममता दीदी को इस पर सोचना चाहिए। सरकार में वो हैं, अगर वो ये आरोप लगाती हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हिंसा करते हैं या भाजपा के लोग हिंसा करते हैं, तो सत्ता में वो है, सरकार उनकी है, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। ये कोई नहीं पूछेगा कि किसने हिंसा की है किसने नहीं की। जिसकी राज्य में सत्ता है वो उसके प्रति जवाबदेह है और निश्चित रूप से वो ये कहकर नहीं बच सकती कि सबूत के बिना आरोप है या सबूत सहित आरोप है। तो बात है जो है वो तो कही जाएगी, हिंसा हुई है और लोग मरे हैं और इसके कारण बेकाब माहौल पैदा होता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, देखिए जो ग्रामीण स्तर की हिंसा है वो फिर हमेशा के लिए जो है मनमुटाव पैदा करती है, पालेबाजी खींचती है, गांव देहात में तनाव का वातावरण होता है और एक शांति भंग होती है जो विकास और सब चीजों में बाधा पैदा करती है। एक रंजिश बन जाती है, विकास को बाधित करती है, जीवन को बाधित करती है। दरअसल स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो सवाल अभी अनिल जी ने उठाया कि भले ही इस बात का आरोप लगाया जाता रहे और ये कहते रहे कि कोई आरोप कोई सबूत नहीं है या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, सवाल यह है कि सरकार आपकी थी, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा।
जी जी निखिल जी, और ये आप जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार ने जैसा बताया कि बंगाल के अंदर में चुनाव के समय में एक राजनीतिक हिंसा का एक माहौल रहता है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए बंगाल के अंदर में माओवादी, नक्सलाइट्स, उन सबको ममता बनर्जी की सरकार ने खत्म कर दिया। कुछ एक जगह चुनावी हिंसा हुई है। आप सोचिए करीबन 72,000 बूथ के अंदर में अगर आप करीबन 60 बूथ पे रीपोलिंग हुई और वो उन हिंसा को लेके अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि त्रिपुरा के अंदर में चुनाव होता है, त्रिपुरा में 90% अनकॉन्टेस्टेड, मतलब चुनाव ही नहीं हुए, ये त्रिपुरा का है, वहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसके बारे में नहीं बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन हुआ, 1,55,000 से ज्यादा नॉमिनेशन। आपने त्रिपुरा का एग्जाम्पल दिया स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उसको कभी उसको तौला मापा जा सकता है, लेकिन अगर त्रिपुरा में मान लीजिए हिंसा होती भी है तो उससे किस तरह से पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को सही ठहराया जा सकता है? सवाल ये है, बात ये नहीं हो रहा है कि यहाँ हिंसा हुई वहां नहीं हुई, हिंसा कहीं भी किसी भी देश काल परिस्थिति में चुनावों में हिंसा, इसकी बात हो रही है। मुझे देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में 2021 में जब विधानसभा चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने नारा दिया था आकर के यहाँ पे अब की बार 200 पार, मगर यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। 8 चरणों में चुनाव कराया गया पश्चिम बंगाल में, उसके बावजूद यहाँ की जनता ने ममता बनर्जी के कामों पे, आज देखिए केंद्र के अंदर में जो सरकार बैठी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर उसके बाद भी वो हमारे प्रकल्पों पे ऊपर में अवार्ड मिलता है, केंद्र सरकार देती है जो हम काम कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है आप उसको फेल बता रहे हैं, ये देखिए नहीं देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए, या तो आप इसको डिरेल कर रहे हैं, आप खूब समझ रहे हैं, उसके बावजूद आप दूसरे टॉपिक पे ले जा रहे हैं, और या तो आप इसको समझ नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनके परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, या ममता दीदी की लोकप्रियता पर भी सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था और खासतौर पर चुनावों के समय में इतने सारे लोग मर जाए, पूरा बंगाल जलता रहे, ये आज के समय में स्वीकार्य कैसे हो सकता है? निखिल जी देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से काम कर रही है। अगर आप किसी की एफआईआर करा दी है तुरंत एफआईआर होती है, यहाँ पे इंटरनेट पूरी तरह से सक्रिय है। मगर जो मणिपुर के साथ में प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को जोड़ा, ये अपने आप में हास्यास्पद है, और इतने बड़े संवेदनशील मामले के साथ में वो बंगाल और राजस्थान या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, ये इनका नैरेटिव है, ये इनका एजेंडा है कि ऐसे करके डाइवर्ट कर देना। अच्छा, आपको लगता है नैरेटिव है? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर निखिल प्रसून से। निखिल जी, आपको लगता है कि ये एक नैरेटिव है और पश्चिम बंगाल में इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, रक्त रंजित चुनावों का एक इतिहास रहा है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आमादा था कि किसी भी तरह से इस हिंसा को रोका जाएगा, उसके बावजूद इतना बड़ा फेलियर हुआ, इतने सारे लोग मर गए, न जाने कितने घायल हुए, क्या ये एक नैरेटिव हो सकता है? नमस्कार। देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत के जीवन काल में कई सारे ऐसे अवसर आए हैं जहां लोकतंत्र को विभिन्न तरीकों से चुनौतियां मिली हैं, और पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं घट रही हैं जब से यहाँ तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा है, और जिस तरह से यहाँ चुनावों को संचालित किया जा रहा है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने समूचे चुनाव की प्रणाली, चाहे वो पंचायत की चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, और कहीं कहीं लोकसभा के भी जो चुनाव हो, इसको जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने जिस शैली में परिवर्तित कर दिया है, और जिस तरह से यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिस तरह से उसने तृणमूल कांग्रेस ने उस प्रशासनिक अमले को पूरी तरह पंगु बना करके अपनी बी टीम के रूप में इस्तेमाल किया है, और जिस तरह की हिंसा को, डराने को, धमकाने को, जिस तरह अपने हथियार के रूप में, जिस तरह अपने कैडर के माध्यम से उन्होंने बंगाल के जनमानस को आक्रांत करने का यह जो दुस्साहसिक प्रयास किया है, यह अपने आप में मुझे लगता है कि ऐसी दूसरी मिसाल स्वातंत्र्योत्तर भारत में नहीं मिलती है। आपने खुद देखा कि कम से कम 57 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई 8 जून जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से लेकर के 16 जुलाई के अंदर। जिस दिन चुनाव हुए थे और उसके अगले दिन 18 लोगों की हत्या। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात से लेकर के दक्षिण भारत के भी प्रदेश है, किसी को एक थप्पड़ तक नहीं लगा। एक पंचायत चुनाव में इतने लोगों की हत्या हो जाए। आप देखिए कि हमारे कई महिला जो प्रत्याशी थे उनके साथ कितना, उनके साथ दुर्भावनापूर्ण विचार हुआ, उनके साथ व्यवहार, मारा गया, पीटा गया। और जहां तक चुनाव प्रक्रिया का प्रश्न है, देखा कि बैलेट पेपर जो है
बॉक्सेस जो है वो तालाबों में गिरे पड़े थे, सील बंद होकर के किसी कमरे में गिराए गए थे और उसके बाद चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई। इस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और राज्य सरकार की जो मंशा है वो इस बात से ही स्पष्ट हो सकती है कि अंतिम प्रयास तक राज्य सरकार ने यह कोशिश की कि यहाँ केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति ना की जाए और इसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। वो उनकी मंशा को जगजाहिर करते हैं। आज जो ये प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा है वो सर्वथा उपयुक्त और पूर्णतया उचित टिप्पणी है और जो घमंडियां जो गठबंधन है उसमें जो लोग अधीर चौधरी जैसे जो लोग हैं उनको अपनी गिरबान में देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा हिंसा मालदा और मुर्शिदाबाद उनके अपने क्षेत्र में हुई है, उनके अपने कार्यकर्ताओं की बलि ले ली गई और दिल्ली में और बेंगलुरु में और पटना में वो लोग गलबैया डाल करके बैठे हैं। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की सोचनी चाहिए, उनसे माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का एक बयान तक नहीं आया है बंगाल में जो हिंसा प्रतिहिंसा का दौर रहा है। यह पूर्णतया ये कहना कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है और यह खूनी खेल और प्रतिहिंसा चल रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात को इंगित किया है, वो सर्वथा उचित है। ठीक है, इस बात पर जो आपने कहा कि किसी का बयान नहीं आया और उस पर कई बार देखते हैं कि दोहरे मानदंड सामने आते हैं, जिस तरह से अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने कहा कि यहां हिंसा नहीं, दूसरी जगह ज्यादा हिंसा थी या हमारी वाली हिंसा। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि हमारी वाली हिंसा नहीं, तुम्हारी वाली हिंसा, इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से इस मुद्दे को गौर नहीं किया जा सकता। चुनावों में हिंसा एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, आपने खुद ही ये प्रश्न किया था कि त्रिपुरा का उदाहरण देकर हम पश्चिम बंगाल की हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकते। तो हिंसा कहीं भी हो वो गलत है और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में इसलिए ज्यादा ये अहम हो जाता है कि जब वहां 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों को पलायन करना पड़ा, घर जलाए गए और बहुत ही खराब हालात चुनाव के नतीजों के बाद देखने को मिले थे। और वहां के मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने तलब किया था, क्या क्या परिस्थितियां हुई, नौबत आई, एक तरह से केंद्र और पश्चिम बंगाल के टकराव की स्थिति आ गई थी और वहां केंद्र की टीम भी गई थी। एक बार तो लगने लगा था कि 356 का वहां इस्तेमाल हो सकता है, हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। पर इसको ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए। भले मां बाप मोर्चे के समय से हिंसा का इतिहास रहा हो, लेकिन ममता दीदी शांति की बात करती रही है, लोकतंत्र की बात करती रही है और जनमत अगर उनके साथ है तो इसमें हिंसा, मारकाट, बूथ कैप्चरिंग इस सब की नौबत क्यों आए? फिर उनको निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से एक वातावरण देना चाहिए जिसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से उम्मीदवार खड़े करें, चुनाव मैदान में उतरे, अपनी नीतियों का प्रचार करें और जिसके पक्ष में जनमत हो वो चुनाव जीत जाए। तो ये उचित नहीं है कि किसी तरीके से हम हिंसा को वाजिब ठहराएं। बिल्कुल, और लोकतंत्र का ये तकाजा भी नहीं है। लाठी के बल पर, हिंसा के बल पर सत्ता लेने का ये जो चलन है, निश्चित तौर पर ये इसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप लोग जब सत्ता में आए थे तो आपने कहा था जिस तरह से लेफ्ट के समय में हिंसा होती थी उसको रोकेंगे और उन्हीं सारी कुरीतियों के अगेंस्ट में जनता ने आपको वोट दिया था। अब आज की अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, क्या आगे के लिए कम से कम आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि अब राज्य में हिंसा नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया, आगे की कम से कम सुध लेंगे? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी, देखिए, जिन्होंने नो आईडी नो वोट के लिए आंदोलन किया था जब वो कांग्रेस में थी, उस समय में सीपीएम की सरकार ने उनको बाल खींच करके और हमारे 13 लोगों को शहीद किया था, गोलियां बरसाई गई थी उनके ऊपर में। ये पुलिस पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी पुलिस थी, आज भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ममता बनर्जी 21 जुलाई को एकत्रित होती है। ममता बनर्जी कभी भी चुनाव के अंदर में हिंसा के पक्ष में नहीं रही है, न हम रहते हैं। मगर देखिए, कुछ लोग चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके अभी नए नए दोस्त बने हैं आईएसएफ और सीपीएम के साथ भी उन्होंने कुछ जगह अभी बोर्ड भी गठन किया है। आप देखिए, कुछ जगह साथ में मिलकर के बोर्ड गठन भी किया है। कांग्रेस और सीपीएम के साथ आपने गठबंधन बनाया है, तो सवाल तो आपसे उठेगा। तो आपके साथ है, औपचारिक रूप से वो लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, सुनिए, राज्य की राजनीति आपको पता होना चाहिए कि राज्य की राजनीति, केंद्र की राजनीति, पंचायत की राजनीति और एक पार्षद की राजनीति सब अलग अलग मुद्दों पर होती है, अलग अलग होती है। तो पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित हाथों के अंदर में है। ये कैसे हो सकता है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि सब जगह की राजनीति अलग अलग हो, आप ऊपर हाथ मिलाएं? नहीं है, राजनीति में दोहरे तिहरे मापदंडों की आप वकालत कर रहे हैं। अरे आप रुक जाइए निखिल जी, डॉक्टर साहब आप रुकिए, सुनिए ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला, चलिए। पश्चिम बंगाल के अंदर में अभी जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है
जो सागर दिघी में हुआ था कि जब वामपंथी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों मिलकर के, इवन ये पंचायत चुनाव है, इसमें मैं पोस्टर दिखा दूंगा आपको, पोस्टर लगाए हैं कि यार भाई हम तीनों के समर्थित उम्मीदवार, ऐसे पोस्टर लगाए हैं। तो ठीक है, आपको ममता बनर्जी का विरोध करना है, करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ की जो ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन ये सवाल फिर भी बरकरार रहेगा, लेकिन ये फिर भी सवाल बरकरार रहेगा कि आखिर ऊपर के लेवल पर जाकर ममता बनर्जी ने इन सबसे हाथ क्यों मिला लिया। अब मैं प्रसून जी के पास जाऊंगा। जी डॉक्टर प्रसून, डॉक्टर प्रसून, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं रह गया, आपकी बात समझ गया। डॉक्टर प्रसून, किस तरह से देखते हैं इसको, जो इन्होंने कहा कि नीचे की राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग चलती है, ऊपर हम तो हाथ मिला सकते हैं। देखिए, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने की कवायद है, लेकिन भारत की महान जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप राज्य में कुछ और, केंद्र में कुछ और, दूसरे राज्यों में कुछ और। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, पहली बात तो ये खत्म करने दीजिए जी। पहली बात तो ये है कि जनता को या तो बेवकूफ समझते हैं या बेवकूफ बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। मोदी जी दूसरी बात ये है, बनाएगा। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि हिंसा और प्रतिहिंसा का जो दौर हुआ करता था, उसे संस्थागत रूप देने का जो अगर किसी ने काम किया है, वो यहाँ का जो तृणमूल प्रशासन है उसने किया है। क्यों? क्योंकि जो 5 साल तक जो गुंडे पालते रहते, वो तृणमूल के जो कृपा पात्र हैं, उनके द्वारा जो लोग कल मारे फिर रहे थे, सोने की मोटी मोटी चेनें, बड़ी बड़ी बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ियों में घूमते हैं। अब वही जो है तृणमूल के कैडर के रूप में वो चुनावी हिंसा फैलाने में, दरअसल इसी चलन को और इसी जो माहौल को बदलने की और उसको बंद करने की बात कही जा रही है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप भी समझिए कि दरअसल बात इस पर नहीं है कि कौन किस पर आरोप लगाकर और कौन यहां विनर होकर निकल जाता है। बात इस बात की है कि राज्य की जनता दरअसल विनर रहे और वो अपने मताधिकार का प्रयोग बिना भय किसी डर के कर सके, यही शायद सभी की इच्छा होगी। फिलहाल आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मणिपुर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी के तल्ख तेवर बरकरार हैं। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की सोच को अलोकतांत्रिक बताते हुए उनके भाषण को एक बार फिर से उकसाने वाला करार दिया। विपक्षी दलों के व्यवहार पर प्रहार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है, जहां न सिर्फ विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वो सत्ता पक्ष की भी बात सुने। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मणिपुर पर दिए गए बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके भाषण को एक बार फिर उकसाने वाला करार दिया। राहुल गांधी की सोच को अलोकतांत्रिक बताते हुए उन्होंने कहा कि सदन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेहद आक्रामक शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला जारी रखते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपनी क्षमता से नहीं बल्कि अपने परिवार की कृपा से नेता बने हैं।
उन्होंने कहा कि पार्टी राहुल के भाषण को लेकर पूरे देश में जाएगी। राहुल गांधी, कृपा करके भारत माता की हत्या की बात अब मत करें। एक बार आपके पुरखों ने भारत का विभाजन करा दिया है, अब नहीं होगा। अब देश मजबूत है और हम लोग मजबूत हैं। देश भर में इसको ले जाएंगे हम। ये है युवराज, ये इनकी सोच है। भारत माता को खंडित करने की बात करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं। संवाददाता सम्मेलन में रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को भी आड़े हाथों लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है, जहां न सिर्फ विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो सत्ता पक्ष की भी बात सुने। विपक्ष सदन को रोकेंगे, मेजें थपथपाएंगे, स्पीकर के पास आकर हल्ला करेंगे, प्ले कार्ड्स लगाएंगे, बोलने नहीं देंगे और फिर कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई गलत बयानी के बाद निलंबित किए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि अपनी दलीलों को स्पष्टता देनी थी। दरअसल कथित अनियंत्रित व्यवहार को लेकर लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने निलंबन को चुनौती देने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो अदालत का रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कोटेश्वर में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीमा पर लगे कैमरे से पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखी जाएगी, ताकि गुजरात सहित देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अपने पहले पड़ाव के तहत अमित शाह गुजरात के कच्छ पहुंचे, जहां उन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी कि तटीय चौकियों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। दरअसल ये चौकियां कच्छ जिले में मेडी और जखाऊ के बीच 164 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही हैं, जो ऐसी ही 18 चौकियों में शामिल हैं। इसके अलावा कोटेश्वर में 60 एकड़ में बन रहे बीएसएफ के मूरिंग प्लेस की आधारशिला भी रखी। मूरिंग प्लेस ऐसी जगह होती है जहां जहाजों का ठहराव होता है। गृह मंत्री ने भारतीय चौकी हरामी नाला के पास भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा भी किया। कच्छ के कोटेश्वर में बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आपके सीमा पर मुस्तैद रहने से देशवासी चैन से सो पाते हैं। भारतीय थल सेना की तरह जल, थल और आकाश तीनों मार्ग का सुरक्षा करने का सामर्थ्य, कुव्वत और हौसला बीएसएफ में है। देश की सीमाओं का सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि आप वहां पर खड़े हैं और आप वहां पर कर्तव्य। अमित शाह ने कच्छ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री ने कच्छ में सर क्रीक बॉर्डर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से वे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से मोदी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए देश के जवानों के परिवार की सुरक्षा कर रही है। कोटेश्वर में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीमा पर लगे कैमरे से पाकिस्तान की हरकत पर नजर रखी जाएगी, ताकि गुजरात सहित देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लगभग 9.5 मीटर ऊंचे इस टावर में आधुनिक से आधुनिक कैमरे लगे हैं, जो पाकिस्तान की ओर से होती हुई छोटी से छोटी बारीक मूवमेंट को कैप्चर कर हमारे सुरक्षा प्रहरियों को समाचार पहुंचाएगा। अपने दौरे में गृह मंत्री ने कंडला में इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का शुभारंभ भी किया। देश को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाने में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के योगदान का जिक्र भी किया। इफ्को के तरल पदार्थ के रूप में नैनो डीएपी के उत्पादन को बड़ी उपलब्धि करार देते हुए उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ देश के किसानों को फायदा मिलेगा, बल्कि खेत मिट्टी को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी, इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा,
इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी। गृहमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एक और हरित क्रांति की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को जैविक खेती के क्षेत्र में हरित क्रांति लानी होगी ताकि उनकी आय में इजाफा हो। अपने संबोधन में उन्होंने कृषि क्षेत्र में सरकार के 3 लक्ष्यों को गिनाया, जिसमें सभी प्रकार के अनाज उगाना, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना और जैविक खेती से उत्पादित अनाज को विदेशों में निर्यात कर किसानों की आय बढ़ाना शामिल है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सरकार अंग्रेजों के जमाने में बने कई कानूनों में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में देश, काल और परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव करने को लेकर संसद में बिल पेश किया। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि नए कानूनों से क्या कुछ बदलने वाला है। आजादी के पहले बने कई कानूनों में सरकार बदलाव करने जा रही है। इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इंडियन पेनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बन जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा। लोकसभा ने तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है। 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। दरअसल इन तीनों कानूनी प्रक्रिया दंड विधान प्रक्रिया पर कॉलोनियल छाप दिखाई देती है और इन कानूनों को ब्रिटिश सरकार के हितों में ध्यान में रखकर बनाया गया था। आइए जानते हैं कि इनमें क्या होगा बदलाव। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी की 478 धाराओं के स्थान पर 533 धाराएं होंगी। इसमें कुल 160 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जबकि 9 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं। प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। समन आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया है। समयबद्ध जांच और ट्रायल को बढ़ावा मिलेगा। एफआईआर मामले में अपडेट की लोगों को सुविधा मिलेगी। सर्च और जब्ती की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आईपीसी की 511 धाराओं की जगह 356 धाराएं होंगी। पहली बार सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। महिला बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। आतंकवाद और संगठित अपराध की परिभाषा तय की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य भी मान्य होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ, पीड़ित की पेशी हो सकेगी। एफआईआर से केस डायरी तक और चार्जशीट से फैसले तक पूरी डिजिटल प्रक्रिया होगी। केस की जांच में न्याय व्यवस्था के अधिक सटीक समान नियम होंगे। सिडिशन या राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। ब्रिटिश राज में सरकार के विरुद्ध हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन को अपराध बनाया गया था।
पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, लंदन गजट, जूरी, बैरिस्टर लाहौर, कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट, पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, हर मैजेस्टी डोमिनियंस जैसे शब्दों को निकाल दिया गया है। 160 साल पुराने कानून को हटाने के पीछे का मकसद साफ है कि जटिल प्रक्रियाओं को और आसान बनाना, ताकि न्याय मिलने में विलंब न हो और समाज के गरीब और कमजोर तबके न्याय से वंचित न रह जाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश के कोने कोने में जन आंदोलन की तरह मनाया जा रहा है। इस अभियान में हर उम्र और वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभियान के जरिए नई पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम और निर्माण की भावना से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को खास तरीके से श्रद्धांजलि देता मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित केंद्रीय सुरक्षा बल कैंप में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान CISF और प्रशासन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को जिले के DM वैभव गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिनी मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमेठी के जोगापुर गांव में वीरों को नमन और वंदन के लिए खास कार्यक्रम के तहत CRPF शहीद जवान हवलदार केदारनाथ मिश्रा की स्मारक स्थली पर दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं आजमगढ़ में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को नमन किया गया। वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मिजोरम के लॉन्गटलाई जिले के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने वृक्षारोपण कर शहीदों को खास तौर पर श्रद्धांजलि दी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी जिलों से लेकर ब्लॉक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के जयनगर में वीर सेनानियों की याद में लोगों को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई गई। वहीं बागेश्वर में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। इसी कड़ी में पौड़ी जिले की चंदोला राई ग्राम पंचायत में लोगों ने पंच प्रण शपथ लेकर देश के वीर शहीदों को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर पाकिस्तान से। बलूचिस्तान से सांसद अनवर उल हक काकड़ को नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज ने इस मामले पर 2 दौर के विचार विमर्श के बाद उनके नाम को अंतिम रूप दिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं खबरों को देखने के फटाफट अंदाज के इन सुर्खियों के साथ में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के मन की बात क्विज विजेता छात्रों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे।
असम के कई हिस्सों में जारी भारी बारिश के चलते 7 जिलों में लगभग 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ के चलते डिब्रूगढ़ से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। शिवसागर में दिसांग और निमाटी घाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। धेमाजी और शिवसागर जिलों में नाव के माध्यम से सैकड़ों लोगों को निकाला गया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली या दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह की सुरक्षा के चलते कई रेलगाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द करने और कुछ रेलगाड़ियों को रोक कर चलाने का फैसला किया गया है। रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने परियोजना की शुरुआत में 50 स्टेशनों की पहचान की है। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अब राज्य में 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आगामी 15 अगस्त से इस योजना के तहत कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने MiG-21 विमानों की जगह MiG-29 UPG विमानों को तैनात कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये विमान रणनीतिक रूप से बेहतर हैं और बेहतर एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाइलों से सुसज्जित हैं।